मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th के इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है समय की शुरुआत से। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त भी हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं उन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा है। वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण में अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए ऐसे समाज को आदिवासी समाज कहते हैं आज। और इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों जैसे पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लिप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मानव के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखा जाए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेल्डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफहौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया
जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के कर्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही यानी प्रथम दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही कर्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। अब हम कुछ प्रमुख शब्दों को जानते हैं जीवाश्म शब्द के बारे में। जीवाश्म, इसको अंग्रेजी में फॉसिल बोलते हैं। शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे या जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। प्रजाति या स्पीसीज के बारे में जानते हैं। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब एक चीज़ है जो जीवाश्म जो प्राप्त किया जाता है, वह जीवाश्म प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों की सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है। इस चित्र के में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है वह एक ऐसी जाली यानी ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बटी है। इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। देखते हैं इसको। ये जो चित्र बनाया दिखाया गया है, इस चित्र में जीवाश्म के एक टुकड़े को उसके चारों ओर से घेरे पत्थर जो चूना पत्थर है उसको कैसे अलग किया गया इसके बारे में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है, कितने स्किल और पैसेंस के साथ इस टुकड़े के चारों ओर जो चूना पत्थर का घेरा है उसको कैसे अलग किया जा रहा है। आगे देखिए, ये एक खोपड़ी मिली है जो निएंडर मानव की खोपड़ी है, निएंडरथल मानव की खोपड़ी है। और कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया है और यह बताया कि खोया खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी की है, यानी जो मूर्ख प्राणी है उसकी है। देखिए, क्रियाकलाप है कि अधिकांश धर्मों में मानव प्राणियों की रचना के बारे में अनेक कहानियाँ कही गई है। सभी धर्म मानव प्राणियों की रचना के बारे में अलग अलग कहानियाँ कहते हैं, पर अक्सर वे वैज्ञानिक खोजों से मेल नहीं खाते। वैज्ञानिक खोज जब होती है ना तो उसका और वैज्ञानिक खोज और जो धर्म में मानव प्राणियों की रचना के बारे में जो कहानियाँ बताई गई है उसमें दोनों में अंतर होता है। ऐसी कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में आपको पता लगाना है और उनकी तुलना इस अध्याय में चर्चित मानव के कर्मिक विकास के इतिहास से करना है और आप उनके बीच की समानता और अंतर को भी आपको बताना है, जिनके बीच की समानता और अंतर क्या है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।